भारत में इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं वो एक लंबी प्रक्रिया का रिजल्ट है। उसमें जो इसकी इनिशियल स्टेज रही है उसमें लीगलाइज फॉर्म में कॉलोनियल जो स्टेट भारत में आया उसने जो फॉरेस्ट एक्ट्स पास किए 19वीं शताब्दी में, फिर 20वीं शताब्दी में 1927 का फॉरेस्ट एक्ट पास किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पर ये हमें समझना पड़ेगा कि उस कॉलोनियल स्टेट की जो साइकी थी वो बेसिकली इस कॉलोनी के रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर कब्जा करने की आदत थी, उसको अपने इंटरेस्ट में रिजर्व करने की थी। तो ये जो कानून हमें लेगेसी में मिले आज़ादी से पहले, ये एक शोषक व्यवस्था के धरोहर थी, जो राज्य व्यवस्था बाहर से दूसरे देश के इंटरेस्ट से चल रही थी। इन कानूनों को बनाने में भारत के अपने लोगों का योगदान नहीं था, जो कि हमें इनफॉर्मल कानूनों में देव वन के रूप में पहाड़ों में, या ग्रामीण जंगल के रेगुलेशन के संदर्भ में, या आदिवासियों के द्वारा वन की पूजा के संदर्भ में हमें यहाँ की परंपरा के दर्शन होते हैं, पर वो कभी लीगलाइज फॉर्म में जा नहीं सका, क्योंकि कॉलोनियल स्टेट ने उसको गवर्न किया। और आज़ादी के बाद उसी फॉरेस्ट एपरेटस को हमने लिया, वही ब्यूरोक्रेसी हमारे पास थी, सिर्फ उसके रंग बदल गए, पर उसका ढंग शायद इतनी जल्दी चेंज नहीं हुआ। फिर जो स्टॉकहोम सम्मेलन विश्व में हुआ पर्यावरण की रक्षा को लेकर के, उसने भारत की थिंकिंग पे भी असर डाला। परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी जी के काल में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी एक आर्टिकल ऐड किया गया कि वन्य प्राणियों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है, संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। फिर हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या 73 को अपनाया। उसके पश्चात प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू करके दिया, जो कि बहुत बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क बना करके टाइगर को प्रिजर्व किया गया, और उसके बहाने बहुत सी सब स्पीशीज़ और प्लांट्स भी प्रोटेक्ट हुए। रणथंभौर पार्क या बांधवगढ़ पार्क या बांदीपुर पार्क, इस तरह के बहुत से पार्क बने और संरक्षण बढ़ा। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट हाथी और इस तरह के कई प्रोजेक्ट हमने शुरू किए। और सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि हमने 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी पास किया, जिससे कि फॉरेस्ट की लैंड की प्रोटेक्शन की क्षमता हमने बढ़ाई ताकि उसका डाइवर्जन ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने 1996 या 97 के अपने गोवर्धराजन केस में फॉरेस्ट की डेफिनेशन को और वाइड कर दिया, बल्कि कहा कि अगर कोई ट्रीज हैं तो उनको भी हम, जो फॉरेस्ट में रिकॉग्नाइज नहीं भी है, उनको भी फॉरेस्ट ट्रीट किया जाए अगर ट्रीज का समूह कहीं है तो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइमल्टेनियसली हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन एक्ट आता है, और उसी से हमारा सीपीसीबी का निर्माण होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो कि आज के दौर में पोल्यूशन के नियंत्रण में भारत की मेन संस्था बन के आई है। ये बात अलग है कि एक ब्यूरोक्रेटाइज संस्था के रूप में है, और कितनी सक्षम है और विशेषकर इसकी जो सब्सिडरी स्टेट पर है वो कितना बढ़िया काम कर रही है, तो एक प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट है। पर नंदलेस सीपीसीबी जो है मेन हमारी संस्था है, जो कि पोल्यूशन को रेगुलेट करती है, और स्टेट में भी स्टेट पोल्यूशन बोर्ड बनाए गए हैं, और उनकी एक्टिवनेस पे थोड़ा ज़्यादा प्रश्न उठता है मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू सीपीसीबी। फिर इसी तरह से हमारा नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया, और वाटर पोल्यूशन के साथ बाद में सब्सिक्वेंटली एयर पोल्यूशन को भी जोड़ा गया, और ग्रेजुअली हमारा इन्वायरमेंटल लॉ ग्रो करता है। फिर हमारे देश में भोपाल गैस की ट्रेजेडी होती है, और हम पाए जाते हैं लैक ऑफ लॉ के कि इस तरह की ट्रेजेडी को हम फोर्स ही नहीं कर सके, और इसके सब्सिक्वेंटली और भी हम पे यूएनओ के ओब्लिगेशंस होते हैं, और हम प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट पास करते हैं 1986 का, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है फिर। तो इससे और ज़्यादा हमारा
इन्वायरमेंटल लॉ की कॉन्शियसनेस भारत में बढ़ती है। और 92 की जो रियो डी जेनेरो की संधि में हम जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उस पर हम साइन करते हैं, और सब्सिक्वेंटली उसको चालू करने के लिए 2002 में हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाते हैं, स्टेट में भी उसको बनाते हैं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने की कोशिश हम ग्राउंड स्तर पे कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाने की कोशिश हो रही है। वो कितनी कामयाब है वो दूसरी बात है, पर प्रयास इसमें किया जा रहा है। और उसी के तहत नगोया और कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल्स है उनके तहत बायोडाइवर्सिटी को मैनेजमेंट का प्रयास भी भारत अब आज कर रहा है। और एनजीटी की स्थापना 2010 में की जाती है, जो कि पर्यावरण से संबंधित मामलों को त्वरित रूप से सॉल्व करने के लिए एक प्राधिकरण है, और ग्रेजुअली इसकी शक्तियाँ बढ़ती भी हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो पावर भी दी जाती है। और एनजीटी की एक्टिवनेस हम कई जगह देखते हैं। हमारे हिमाचल में तो रोहतांग पर जो एक्स्ट्रा टूरिस्ट व्हीकल जाते थे उसको लेकर के एनजीटी फेमस हुआ। फिर अब शिमला में जो रोक लगी है, वहाँ जो बिल्डिंग की एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन के ऊपर एनजीटी ने स्टैंड लिया। और भी कई ऐसे मामले जहाँ एनजीटी एक्टिव है, ना केवल शिमला बल्कि भारत में, बल्कि हिमाचल में, बल्कि पूरे भारत में। ये भी हमारे देश में इन्वायरमेंटल लॉ के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी कदम है। और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट में ही 1986 के एक्ट में ही बेसिकली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है इनकी रेगुलेशन के लिए बॉडी बनती है, एक कमेटी बनती है जो कि मंत्रालय फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और 1986 में ही मेरे ख्याल से राजीव गांधी के टाइम ही हमने पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की, जो कि अब उसका डेफिनेशन बढ़ चुकी है, उसमें फॉरेस्ट भी आ गया है और क्लाइमेट चेंज भी जोड़ दिया गया है मोदी जी के टाइम में। तो वो एक अम्ब्रेला मिनिस्ट्री है हमारे देश की जो कि इस इशू को टैकल कर रही है। सिमिल्टेनियसली जो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो भारत भी एक्टिव होता है क्लाइमेट चेंज के निगोशिएशन में, कार्बन ट्रेडिंग के लिए, पर फिर अमेरिका और दूसरी डेवलप कंट्रीज के इंसिस्टेंस से ये फेल हो जाती है प्रक्रिया। और फिर पेरिस एग्रीमेंट के बाद हम भी ये प्रण लेते हैं कि हम भी ऐसे टारगेट्स लेंगे कि अपने इमिशन रिडक्शन को रिड्यूस करेंगे। और इसी कदम में हम सोलर अलायंस का पार्ट बनते हैं फ्रांस के साथ, ताकि सोलर एनर्जी को बढ़ाया जा सके। और भी हमारे ग्रीन इनिशिएटिव, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर हों, और भी इस तरह के जो 5 व्रत दिए हैं मोदी जी ने, वो भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिवली हम एक इंटायर गमट ऑफ लॉज हमारे देश में आ गए जो कि पर्यावरण के रेगुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इवन इसके बाद हमारा जो ये हैज़ार्डस वेस्ट पैदा हो रहा है, इसके लिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन है, ई वेस्ट गाइडलाइन है, और इस तरह के कई वेस्ट हैं उनके लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी हमने देके रखी हैं। पर ये भी मानना पड़ेगा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में अभी तक हम फेलियर रहे हैं और उसका अल्टरनेटिव जनरेटर नहीं कर पा रहे। तो आज के दौर में भारत की राजनीति में भी और भारत के लीगल सिस्टम में भी इन्वायरमेंटल लॉज और इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऑल्दो भारत में कोई स्पष्ट रूप से ग्रीन पार्टी का उद्भव अभी नहीं हुआ है, फिर भी इस कॉन्शियसनेस को डिनाई नहीं किया जा सकता कि लोग अब धीरे धीरे इस विषय में अवेयर हो रहे हैं। और अभी जो गवर्नमेंट ने हाल ही में 2022-23 में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन किया, या फॉरेस्ट्री के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 का नाम बदलकर वन संवर्धन और इस तरह से नाम रखा है, उसमें जो चेंजेस लाए हैं फॉरेस्ट की डेफिनेशन पे, उसको लेके कई मत हैं। पर वो भी ये दिखाता है कि इन्वायरमेंट अब हमारे देश की राजनीति का, लीगल सिस्टम का एक मेन इशू बनकर आज हमारे सामने खड़ा है। धन्यवाद।